नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपनी जीवन कहानी का चौथा अध्याय हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी जीवन कहानी के पहले 3 अध्याय नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन 3 वीडियोस का लिंक भी हम आप सभी के साथ साझा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लाइफ स्टोरी के पिछले चैप्टर के अंदर आप सभी के साथ शेयर किया था कि सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट के अंदर हमारा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और क्योंकि हमने सोशल स्टडीज के अंदर ठीक से पढ़ाई ही नहीं की थी, इसी की वजह से जो हमने फाइनल एग्जाम दिया था सोशल स्टडीज का 8वीं कक्षा के अंदर, वो भी हमने बहुत ही ज्यादा बेकार दिया था, जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट के अंदर हम फेल होने वाले थे, हमारी कंपार्टमेंट आने वाली थी। लेकिन हमारे स्कूल के एक टीचर के आशीर्वाद की वजह से, उनके दिए हुए ग्रेस मार्क्स के वरदान की वजह से हम सोशल स्टडीज के अंदर पास हो गए थे और 8वीं कक्षा से हमें 9वीं कक्षा के अंदर प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम 9वीं कक्षा के अंदर गए थे तो हमारे जीवन के सभी आयामों के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आए थे, और उन बदलावों ने हमारे जीवन को कुछ अच्छा कुछ बुरा हर तरीके से इंपैक्ट किया। जिस तरीके से हम जीवन को देख रहे थे, वो नजरिया बहुत ज्यादा बदल गया था हमारे 8वीं कक्षा के चैप्टर की वजह से, जैसा कि हमने पिछले जो हमारा वीडियो है उसके अंदर शेयर ही किया था। तो दोस्तों, हमारे जो मुख्य चेंजेस हुए थे हमारे जीवन के अंदर, पहले तो हम उनके बारे में बताना चाहेंगे। प्यारे दोस्तों, जिस सरकारी स्कूल के अंदर हम पढ़ा करते थे, उसके अंदर 8वीं कक्षा के अंदर जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी स्कूल के अंदर बिल्कुल भी पकड़ नहीं थी। बहुत ही दुख से हमें कहना पड़ रहा है इस वीडियो के अंदर, और ऐसा बिल्कुल भी किसी बच्चे को नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लिटरली 8वीं कक्षा तक जो व्यक्ति हमारे स्कूल के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, उनका पकड़ बिल्कुल भी नहीं था बच्चों के ऊपर। वे मतलब इतना वीक उनका पोजीशन था हमारे स्कूल के अंदर कि बच्चे उनको मुंह पर भालू बोल करके भाग जाते थे। जी हां दोस्तों, मजाक नहीं कर रहे हैं, भालू बुलाते थे स्कूल के टीचर को भी नहीं, सॉरी, स्कूल के प्रिंसिपल को। और स्कूल के अंदर, जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारा पहला साल था सरकारी स्कूल के अंदर, लड़ाई झगड़े मार काट, कभी छुरी चल रही है, चाकू चल रहे हैं, लोहे की रॉड्स चल रही हैं, कभी स्कूल के अंदर खून खराबा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, कभी बाहर से लड़के आकर के स्कूल वाले बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, कभी यहाँ के लड़के कहीं जाकर के लड़ रहे हैं। तो जो पूरा जो स्कूल का माहौल था वो लड़ाई वाला था, और हमारा जो पूरा एरिया था वहाँ पर एक्चुअली में हमारे स्कूल का नाम भी बहुत ज़्यादा था। सब कहते थे कि ये स्कूल के लड़के हैं, थोड़ा वो बच करके रहते थे, क्योंकि उनको ये था कि इसके स्कूल के जो लड़के होते हैं इकट्ठे होकर के आ जाते हैं 2 मिनट के अंदर, तो इनसे अगर पंगा ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो 8वीं कक्षा तक जो प्रिंसिपल थे, वो उनके एक वीक पोजीशन होने की वजह से, उनके ठीक एक्शन न लेने की वजह से जो है स्कूल वो बहुत बुरी हालत के अंदर था। अब दोस्तों, जब हम 9वीं कक्षा के अंदर आए तो हमारे स्कूल के अंदर स्कूल के एक नए प्रिंसिपल भी आए, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का नाम था श्री चांद सिंह। अब दोस्तों, हम पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाबी में एक कहावत है, उसमें कहा जाता है कि ये जट्टां दे पुत्त ने जट्टां तो ही लोट आउंदे ने। तो बात क्या थी कि जो हमारा स्कूल जहां पर था, हमारे स्कूल को लग करके एक गांव था, और वो जो गांव था वो जाटों का गांव था, और जो पूरा जो गांव था उसका इन्फ्लुएंस था हमारे स्कूल के ऊपर। तो स्पेशली जो जाट कम्युनिटी के भाई जो स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, वो हर तरीके की बदमाशी करते थे, क्योंकि उनको ये पता होता था कि अगर हमसे किसी ने पंगा लिया तो 1 मिनट में गांव से जो है फौज आ जाएगी। और इस वजह से जो पुराने प्रिंसिपल थे वो शायद थोड़ा डरा करते थे और बच्चों के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते थे। अब एक तो जाट ही स्कूल के अंदर जो पढ़ रहे हैं वही बदमाश बच्चे हैं, फिर उसके साथ साथ जो बच्चे और इलाकों के आ रहे हैं, और आपस में घनिष्ठ मित्रता तो होती है, तो फिर अब उनका भी इन्फ्लुएंस है क्योंकि उनके भी दोस्त गांव के हैं।
और कुछ ऐसा भी होता था कि हमारे जो स्कूल के बच्चे थे आफ्टर स्कूल क्रिकेट वगैरह भी जो था गांव का ही ग्राउंड था वहीं पे खेलते थे। तो मतलब वो जो स्कूल का इन्फ्लुएंस था उसने स्कूल का एक्चुअली सॉरी जो गांव का इन्फ्लुएंस था सही मायने में उसने स्कूल का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खराब कर रखा था। पढ़ाई नहीं होती थी, केवल और केवल स्कूल के अंदर होती थी बदमाशी। तो 9वीं कक्षा के अंदर पुराने प्रिंसिपल का हो जाता है तबादला किसी और स्कूल के अंदर और नए प्रिंसिपल स्कूल के अंदर आते हैं जिनका नाम था श्री चांद सिंह। और हमारे जो चांद सिंह सर जो थे वो खुद भी जाट कम्युनिटी के थे और शायद उनकी कुछ रिश्तेदारी भी पड़ती थी इसी वाले गांव के अंदर। तो वही जो हमने कहावत बोला, जैसे हमें पंजाब, जैसे यहाँ हरियाणा में दिल्ली के अंदर जाट होते हैं हिंदुओं के अंदर, वैसे ही सिख कम्युनिटी के अंदर जट होते हैं। तो पंजाब की ये कहावत है कि जट्टां दे जेड़े पुत्त होंदे ने वो जट्टा तो ही लोट आउंदे ने। तो ये जो हमारे स्कूल के अंदर जो जाट इन्फ्लुएंस था और ये जो बच्चे थे इनको सुधारने के लिए जो मास्टर चाहिए था उनको अपने सर पे, प्रधानाचार्य जो चाहिए था वो भी उसी कम्युनिटी का चाहिए था। और यकीन मानिए दोस्तों, अपने स्कूल के अंदर पहले दिन जब सर ने चार्ज लिया था, पहले ही दिन से जो डंडे स्कूल के अंदर चलने लगे थे बच्चों के ऊपर, जो गाज बच्चों के ऊपर गिरने लगी थी, मतलब बाई गॉड उसने सारे बच्चों को सुधार करके रख दिया था। 1 साल के अंदर ही हमारा जो स्कूल है उसका पढ़ाई लिखाई के अंदर नाम होने लग गया था। ये था हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं उनका आशीर्वाद, और उनका जो आशीर्वाद है वो इतने मोटे मोटे डंडों के रूप में मिलता था सारे बच्चों को, और रोज़ मिलता था, मतलब जो है ना जो थोड़े बिगड़े हुए बच्चे थे। और हमने भी उनसे बहुत मतलब लगभग साल 2 साल तो रेगुलर रोज़ उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। मतलब हर दूसरे दिन ही, वैसे तो हम स्कूल कम ही जाया करते थे लेकिन जिस दिन जाया करते थे उस दिन धुलाई हमारी होती ही होती थी। तो कब तक पिटते रहते, तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी हम स्कूल के अंदर जो है शरीफ बच्चे बन करके रहने लग गए थे, और हमारी तरह ही न जाने कितने बच्चों का उन्होंने भविष्य सुधार दिया था। तो एक तो इस वीडियो के अंदर इस पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि सर के साथ वो मारपीट के, मतलब उनके द्वारा हम लोगों के पिटने के क्या क्या किस्से हुए, कैसे बच्चे सुधरे और हम कैसे सुधरे, और हम किस तरह की जो है मतलब वो मिस्चीवियस हरकतें या जैसे बदमाशियाँ स्कूल के अंदर किया करते थे, जिसके अंदर उन्होंने हमारे को पूरी तरह से सीधा कर दिया और जिसकी वजह से हम उनकी बहुत ज़्यादा आभारी भी हैं। इसी के साथ दोस्तों घर के अंदर एक नया डेवलपमेंट हुआ था। जब हम 9वीं कक्षा के अंदर प्रमोट हो गए थे तो उस समय, जैसा कि हमने आखिरी वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, कि जो हमारी बुआ जी हैं उनका अपने जो पति हैं उनके साथ उनका सेपरेशन हो गया था, और वे अपने दोनों बच्चों के साथ हमारे मतलब हमारे भाई हमारे पिताजी के साथ हमारे इस वाले घर के अंदर रहने के लिए आ गई थी, जो कि एक फ्लोर हमारे दादाजी ने खरीद करके दिया था। अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि पिताजी जुआ वगैरह बहुत ज़्यादा खेलते थे, ड्रिंक करने की बहुत ज़्यादा उनको आदत थी, जिसकी वजह से दादाजी को डर था कि ये घर ना बेच दे, जिसकी वजह से दादाजी ने अपने हमारा जो खानदानी घर था, जो दादाजी का घर था, उनके पास उस घर के पास एक फ्लोर दिलाया था, जिसके अंदर हमारे पिताजी और हम दोनों भाई रह रहे थे 1 साल से। और अब उस घर के अंदर जब हम 9वीं कक्षा के अंदर प्रमोट हुए, हमारी बुआ जी, उनकी एक बेटी जिसकी उम्र बिल्कुल हमारे भाई जितनी थी, तो हमारा भाई भी हमसे 5-6 साल छोटा था, वो गुड़िया भी हमसे 5-6 साल छोटी थी, हमारी कज़न सिस्टर। उसके साथ साथ उनका एक बेटा भी घर के अंदर रहने के लिए आया, और ये जो बेटा था हमारी बुआ जी का, वो बिल्कुल नवजात शिशु था, कुछ ही महीनों का था। और उस कुछ ही महीनों के जो बच्चे को, मतलब हमारे को भी अभी हमारा भी उससे कुछ अकाउंट होगा कि उसको अपनी गोद के अंदर खिला करके हमने बड़ा किया, और उसके साथ भी हमारे बहुत सारे अनुभव हुए। तो ये लोग हमारे जीवन के अंदर आ गए। तो घर के अंदर जो एक माहौल था इनके आने से पहले, वह ये था कि हमारे पिताजी के बहुत सारे पार्टनर्स थे, साथ में काम करने वाले लोग थे, वो सब घर के अंदर रहा करते थे, और घर के अंदर उन सब के लिए हमारे को बहुत सारा काम करना पड़ता था। और क्योंकि सिर्फ एक घर के अंदर 7-8 कभी कभी 10 पुरुष रहा करते थे, मैं और मेरा भाई भी पुरुष थे, और ये सब लोग भी रहा करते थे, तो घर की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब थी। और जब हमारी बुआ जी घर के अंदर आई तो आकर के उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए। सबसे पहले तो हमारे पिताजी के ऊपर प्रेशर आया कि उनके जो पार्टनर्स हमारे घर के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों का हमारे घर के अंदर रहना बंद हो गया। शुरू में मतलब जो यंग लड़के थे उनके पार्टनर्स, उनका रहना बंद हुआ। तो फिर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जिनको ताऊ जी कहते थे सब, वो फिर भी घर के अंदर रहा करते थे।
और शायद एक दो लोग भी आकर के रहते थे। लेकिन लगभग 5-6 महीने के अंदर ही हमारी बुआ जी ने कुछ इस प्रकार से घर के अंदर माहौल क्रिएट कर दिया था कि ये सब जो लोग हैं इन्होंने हमारे घर के अंदर रहना बंद कर दिया था। तो स्कूल के अंदर आए नए प्रिंसिपल, घर के अंदर साथ में रहने के लिए आई बुआ जी, दोबारा से हमारी एक जॉइंट फैमिली जो है वो इकट्ठी हो गई थी। और इसके साथ साथ अगर हम बाहर अपने यारों दोस्तों की बात करें तो हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि हमारे वीडियो गेम पार्लर जाने की हमारे को बहुत ज़्यादा आदत थी। वीडियो गेम्स खेलने के हम बहुत ज़्यादा शौकीन थे। वो बॉक्स वाली गेम्स खेलने जाया करते थे, सिक्का डलता था। तो वहाँ पर एक गगन नाम का मित्र बना था जिसने हमारे को वीडियो गेम बहुत ही अच्छे से खेलना सिखाया था। और टेकन 3 के अंदर हमारा बहुत नाम है, हमारे को बहुत नामी गिरामी उसने बना दिया था। इस वीडियो गेम के अंदर एज अ प्लेयर हमारा कुछ नाम हुआ था हमारे एरिया के अंदर। और उसके बाद जो है गगन की हत्या हो गई थी और बहुत ही ब्रूटली उसका मर्डर हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा हम अंदर ही अंदर हमारे को ये था कि अब ये सब चीज़ें बेकार हैं। मतलब गुंडागर्दी और इस सब की तरफ हमारे को नहीं बढ़ना है, पढ़ाई की तरफ हमारे को आगे बढ़ना है। तो हुआ कुछ ऐसा कि उसके जाने के बाद एक नई दोस्त की जो है एंट्री हमारी लाइफ के अंदर हुई। वो भी वीडियो गेम पार्लर के अंदर हमारे साथ गेम खेलने जाते थे। तो ये जो हमारे नए दोस्त हैं, खैर इनका नाम तो हम नहीं बताएंगे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि शायद हमारे को ऐसा लगता है कि वे पसंद नहीं करेंगे कि उनका नाम हम पब्लिकली बताएं, क्योंकि थोड़ी उनकी हरकतें भी इस प्रकार की थी। तो इसीलिए उनका नाम हम गुप्त रखेंगे। तो ये हमारे गुप्त घनिष्ठ मित्र, इसी प्रकार से हम उनको मतलब उनको पुकारेंगे, उनको संबोधित करेंगे हमारे वीडियोस के अंदर। तो हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं ये भी टेकन 3 के प्लेयर थे और उसके अंदर एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम था ली। तो ली के बहुत अच्छे प्लेयर थे और मतलब जो पहले हम घंटों घंटों गगन के साथ गेमिंग पार्लर के अंदर बैठे रहते थे, खेलते रहते थे, वो जगह आकर के जो हमारे नए घनिष्ठ मित्र थे इन्होंने ले ली थी और उनकी और हमारी जो मित्रता है वह बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का जो सबसे मुश्किल दौर रहा वह इन 4 सालों का दौर रहा दोस्तों, क्योंकि इन 4 सालों के अंदर हमें वो करने के लिए मजबूर किया गया जो करना हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं था, और वह था हाथ फैलाना और दूसरों से मांगना। दोस्तों, हमारे जो बुआ जी हैं वो हमारे परिवार में साथ में रहने के लिए आ गए थे। तो वो साथ में रहने के लिए आए तो उनकी एक छत्र छाया हमारे ऊपर आ गई, जैसे एक माँ बच्चों को मिल जाती है, वो ज़रूर हुआ। लेकिन उसके अवज में जो उन्होंने हमसे मांगा और हमसे जो करवाया वह हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अपना पूरा जीवन भर हम उनको समझाते रहे, उनको कन्विंस करते रहे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब हमारे जीवन का वो समय आया, जब वो फेज़ आया, जब हमें समझ में आ गया कि हम कितना भी बोले इनको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो उस समय वो जब समय आ गया तो उसके बाद जो है उनका कहीं ना कहीं हम लोगों से सेपरेशन हो गया था। लेकिन ये जो 4 साल हैं, इनफैक्ट 4-5 साल जो हैं, हमारी बुआ जी, हमारी कज़न सिस्टर, उनका बच्चा, हमारा छोटा भाई, हम सब लोग जो है पूरी तरह से एक साथ ही रहे। तो होता कुछ ऐसा था दोस्तों कि उनकी एक ऐसी आदत थी, वे ऐसा चाहती थी कि उनको चारों तरफ से जो है उनके पास पैसा आए, और वे ऐसा सोचती थी कि हमारे घर के अंदर, क्योंकि वे अब हमें और हमारे छोटे भाई को संभाल रही हैं, तो उनकी जो ये पैसों की रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करना घर के बाकी सभी सदस्यों की जिम्मेवारी है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से उनकी अपने पति के साथ भी नहीं बनती थी, क्योंकि वो थोड़ा नाकारा टाइप के इंसान थे और वो उतना पैसा कमा करके नहीं ला पाते थे जितनी एक्सपेक्टेशन हमारे बुआ जी को होती है। दोस्तों, हम 9वीं कक्षा में ज़रूर थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि अगर हमारा अपना कोई परिवार है, हमारा कोई अपना घर है, तो उस परिवार के पालन पोषण की, उस परिवार के अंदर पर्याप्त धन लाने की जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह हमारी है। और वह पर्याप्त धन
हम कमा करके तो ला सकते हैं लेकिन मांग करके नहीं ला सकते। मांगना हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब हमारे को क्षति पहुंचती थी कि अगर हमें मांगने के लिए बोल दिया जाए। और यही काम जो हमारी बुआ जी हैं वे हमसे बार बार कराती थी। दोस्तों, जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी बताया था, हमारे दादाजी से हम लगभग हर रोज़ कुछ खर्चा लिया करते थे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पिता होते हैं, उनके दादा होते हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा बच्चों को दे देते हैं कि वो थोड़ा चलो अपने लिए कुछ मतलब कोई टॉफ़ी खरीद लेंगे, कोई चीज़ खरीद लेंगे, जो बच्चों को पसंद होगा वो कर लेंगे, बच्चों का मन लगा रहेगा, सब घर के बड़े करते हैं। तो हमारे दादाजी की भी पूरी छत्र छाया थी। और तो मतलब रोज़ का हमारा था कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये दादाजी से ले लिए, उसी का इस्तेमाल करके वीडियो गेम खेली 2-3 घंटा, और कुछ थोड़ा बहुत अपने छोटे भाई को दिला दिया, ये हम करते थे। पर वो जो अमाउंट था हमारे को पता था कि उसकी एक लिमिट थी कि इतना ही लेना है और दादाजी को तंग नहीं करना है। अब दोस्तों, क्योंकि जो हमारी बुआ जी हैं वे अपने पति के साथ सेपरेटेड थी और वे आकर के एक प्रकार से इस प्रकार से दिखाया जा रहा था कि वे हम दोनों को संभालने के लिए इस घर के अंदर आई हैं। तो इसके अवज में जो दादाजी हैं उन्होंने कुछ ऐसा अग्री किया हुआ था कि भाई कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रहो, तो जो भी तुम्हारा जो खर्चा है उसको दुकान से रोज़ घर में भेज दिया जाएगा, कि इन बच्चों का जो पिता है वो भी ठीक से कमाता नहीं है, तो इन बच्चों को भी संभालना है, तुम भी परिवार के बच्चे हो, तुम लोगों को भी संभालना है, तो तुम्हारा खर्चा दुकान से आता रहेगा, तुम निश्चिंत रहो, खाने पीने की कभी कोई तंगी नहीं होगी। और हमारे जो चाचा जी हैं उनकी हमेशा से तो आदत थी ही, मतलब परिवार के सभी बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भरना और सब कुछ करना। हमारे 2 चाचा जी थे जो कि हमारी जो ख़ानदानी दुकान थी, मतलब हमारी जो हमारा परिवार है उनको कहा भी फ्रूट वालों का परिवार जाता है। जब हमारे दादाजी इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इंडिया आए थे तो उन्होंने जो है फलों का व्यापार शुरू किया था, और हमारे एरिया की जो सबसे बड़ी फलों की और सबसे पुरानी जो दुकान थी वो हमारे दादाजी की थी। तो उस दुकान से ऐसा तय हुआ था कि भाई रोज़ कुछ ना कुछ खर्चा जो है वो घर पे भिजवा दिया जाएगा। अब होता कुछ ऐसा है दोस्तों कि भले ही कोई व्यापारी है और वो ठीक ठाक भी कमा रहा है, लेकिन फिर भी इतने सारे चैलेंजेस होते हैं व्यक्ति की लाइफ के अंदर कि दूसरों को सपोर्ट करना इंसान एक लिमिट तक कर सकता है, लेकिन जब आप उनको पुश करो तो वो इरिटेट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति सपोर्ट ले रहा है, हमें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि भाई बिल्कुल मजबूरी हो तब ही किसी से सहयोग लो, वरना किसी का भी ऐसा नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आपके सगे भाई ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको अपना परिवार भी तो देखना है। बहरहाल, तो कुछ ऐसा था कि हमारे जो चाचा जी थे वो दुकान को संभाला करते थे, और रोज़ 200 रुपये दुकान से लाना जो है वो तय होता था। अब दोस्तों, उस समय में, जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, आज से आप लगभग लगा लीजिए ये 17-18, अभी हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो 17-18 साल पुरानी बात तो होगी कम से कम। तो उस समय 200 रुपये के अंदर अगर रोज़ आपको 200 रुपये मिल रहे हैं तो घर का राशन पानी आ जाता था। जो घर की दूध की रिक्वायरमेंट है, दाल, आटा, चीनी, सब आप उसमें खरीद सकते थे और अपना भरण पोषण आप कर सकते थे। और थोड़ा बहुत जो ऊपर की जो होती थी नीड्स जो होती थी वो हमारे चाचा वो वैसे भी पूरा करते रहते थे बेचारे। हमें तो ऐसा लगता है कि उनका भी कोई बहुत ही ना वो गहरा कोई उनका हिसाब किताब है, उनका कर्जा है। बेचारों ने पूरे परिवार को ना, पूरे खानदान को ही जैसे एक प्रकार से पाला है। चलिए, तो हमारे एक तो बुआ जी की सबसे पहला उनका ये होता था, उनको पता होता कि रोज़ के 200 रुपये तो आने ही हैं, लेकिन वो इस प्रकार से प्रयास करती थी कि कुछ भी करके 200 रुपये से ज़्यादा है। तो वो रोज़ हमें कोई ना कोई कहानी बना करके दुकान पे सुनाने के लिए कहती थी, और एक प्रकार से वो हमें ट्रेन करने का प्रयास करती थी कि भाई ऐसा है, ये इन लोगों के पास बहुत पैसा है, हमारे घर के अंदर तंगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है हमारे पास, तो तू ऐसे बोलियो, तू वैसे बोलियो, रोज़ एक नई कहानी। तो इनके कहने पे 1 बार 2 बार तो किया, लेकिन जब हम वैसा करते थे तो हमारे को अंदर ही अंदर जो हमारी आत्मा है ना वो कचोटती थी। वो कहती थी कि ऐसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा पैसों की। भाई चाचा हैं, वो खाने पीने की हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ही रहे हैं ना। अच्छा हाँ, एक और बात दोस्तों,
दोस्तों खाने पीने की रिक्वायरमेंट से हमारे को ये याद आया कि जो हमारी दुकान थी चाचा जी की उस समय, वो मेन सब्जी मंडी के अंदर थी। और उस सब्जी मंडी के अंदर कॉर्नर की दुकान तो अपनी थी और बाकी सारी सब्जी वालों की दुकानें लगती थी। अब चाचा का बहुत नाम भी था, दुकान हमारी इतनी पुरानी थी, तो हर दूसरे दिन, मतलब अभी ये तो हम तो गरीब घर में थे, मतलब ऐसे भी गरीब घर के लोग होते हैं, इतना इतना भरपूर, बिना कहे ही अपने आप हमारे चाचा जी जो है थैला भर भर के, एक थैला होता है, थैली होती है, एक थैला भर भर के फ्रूट तो रोज आता ही था दुकान से कि जाना तो फ्रूट ले आना। अब फ्रूट कितना महंगा होता है दोस्तों, तो फ्रूट ले आना अलग अलग वैरायटी के, मतलब पूरी ऐश चल रही है यहाँ पे दूसरों के उसके ऊपर, तो फ्रूट लेकर के आना ये बोलते थे। तो चलिए वो भी हमारे को थोड़ा अंदर से लगता था कि चलो कोई सस्ता वाला फ्रूट ले लें, बट घर से ये प्रेशर होता था कि नहीं, अच्छे से अच्छे वाला लेकर के आना, अनार भी लेकर के आना, अमेरिकन एप्पल भी लेकर के आना, चाइना वाले चाइनीज़ एप्पल आते थे वो लेकर के आना, कीवी लेकर के आना, मतलब जो महंगे फ्रूट्स होते हैं उनकी डिमांड होती थी कि वो लेकर के आना है। चलिए हमारे चाचा वो भी कर देते थे। उसके बाद जो सब्जियां हैं, सब्जियां लेकर के आना, हर दूसरे दिन जो है सब्जी की थैला भर करके लेकर के आना, चलिए वो भी बेचारे वो कर देते थे। फिर उसके ऊपर से उनके सामने कहानियां बनाओ, कहानियां बना करके उनको कन्विंस करो कि 200 रुपये से ज़्यादा चाहिए, आज 300 रुपये चाहिए, आज 400 रुपये चाहिए, आज 500 रुपये चाहिए, ये हो गया वो हो गया। दोस्तों मतलब मैं किस समय की बात कर रहा हूँ, आज भी हम ये नहीं कहते कि आप लेविश लाइफ जी सकते हो, आज भी अगर आप 20-25 हज़ार रुपये भी अगर कमाते हो और घर अगर आपका अपना है, अगर आपको किराया नहीं देना है, तो 20-25 हज़ार के अंदर एक व्यक्ति रोटी अच्छी खा सकता है। अगर बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं और रोटी अपना भरण पोषण कर सकता है। तो उस समय उनकी ये प्रयास होता था कि जो चाचा बेचारे कैसे कैसे करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, हालांकि हमारे वाकई में बहुत पैसे वाले थे और परमात्मा ने इतना दिया है, उनको और देते रहें, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति इतनी मेहनत करके कमा रहा है, खा रहा है, पूरा दिन भर खप रहा है, मंडी जा रहा है, इतने सारे उन्होंने अपने पास अपने नौकर रखे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें देनी है, उसके बाद अपने बीवी हैं, अपने बच्चे हैं, उन सबको भी पालना है, उसके बाद भी अगर कोई आपके लिए कर रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत मदद ज़रूरत है तो ले लो, वरना ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उनसे उस समय में हमारी बुआ जी 15-20 हज़ार रुपये जो है हर महीना जो है खींचने का प्रयास करती थी कि इधर से आ जाए उधर से आ जाए, 10-15 हज़ार तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, हमारे जो पिताजी हैं ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पैसा नहीं देते थे, वो भी काम करते थे। उनकी ऐसा होता था कि वो काम शुरू करते थे, काम में अच्छा पैसा कमाने लग जाते थे, लेकिन वो फिर दिन रात शराब पीने लग जाते थे। तो अगर एक महीना है, महीने के 30 दिन है, तो 30 दिन के अंदर 5-6-7 दिन काम करते थे और उसके अंदर ही वो इतने केपेबल थे कि 8-10 हज़ार रुपये कमा लिया करते थे और घर में दे दिया करते थे। 6,000, 7,000, 8,000 रुपये दे दिया करते थे और उसके बाद फिर जो है वो अपना ड्रिंकिंग के अंदर लगे रहते थे दिन रात। खैर जो भी है, तो हमें ऐसा लगता था कि भैया 6-7-8 हज़ार रुपये पिताजी से आ जाते हैं, 6,000 रुपये तो बांध ही रखे हैं उन्होंने, उसके ऊपर से फल भी आते हैं रोज़, उसके ऊपर से सब्जियां भी आती हैं हर दूसरे दिन। दोस्तों 10-10 किलो के थैले भर के आते थे रोज़, 10 किलो का सब्जी का थैला आपको हर दूसरे दिन आ रहा है और रोज़ फल आ रहे हैं, 2 किलो 3 किलो आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ऐसा लगता था कि भैया मोर देन इनफ है, आप ये कहानियां क्यों बनवाते हो। तो हम बोल नहीं पाते थे, मतलब कुछ ऐसा था कि बोल नहीं पाते थे और चलिए हम करते थे। तो ऐसा क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ कहानी बनाते थे और वो सामने नहीं होती थी। अब उस समय में मोबाइल फ़ोन वगैरह भी ये सब नहीं होता था, है ना। हमारे को पता है कि जब हम आई थिंक 11वीं क्लास में थे तब जाकर घर में एक मोबाइल फ़ोन आया था, टाटा इंडिकॉम वाला। तो अब चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने आगे हमें किया हुआ है कि मांगेगा तू। तो कुछ समय तो हमारे को याद है कि चाचा जी चलो फिर भी कर देते थे, लेकिन दुकानदारी में कभी ख़राब दिन भी होते हैं, कभी परेशानी भी होती है, कभी उन्होंने अपने कहीं पे कर्जा देना है तो वो बेचारे लेट हो रहे हैं, उन्होंने बातें सुनी हुई हैं मंडी वाले लोगों से, ऐसी बहुत सारे बिजनेसमैन की लाइफ में होते हैं। तो उस दिन भी हम वहाँ पे खड़े हैं और बातें बनाए जा रहे हैं, कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि अगर हम ले करके नहीं जाएंगे तो घर पर बातें सुननी पड़ेंगी हमारे को, है ना। तो इसकी वजह से जो हमारे चाचा जी हैं और हमारे रिश्ते के अंदर एक खटास सी आ गई। हमारे चाचा हमसे इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे
कि हम मतलब बता नहीं सकते, इतना क्लोज रिश्ता था। लेकिन जब रिश्ता केवल पैसे के ऊपर वो हो जाए कि आप पैसे मांगने आ जाता है रोज, ये आ जाए, तो उससे फिर सामने वाला व्यक्ति इरिटेट होने लग जाता है दोस्तों। तो चाचा ने क्या है, थोड़े समय के अंदर, हमारे 2 चाचा जी थे, तो वो थोड़ा गुस्से में बात करने लग गए। वो जैसे ही मेरा चेहरा देखते, हमारा चेहरा देखते, तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाते कि भाई आ गया, फिर कोई कहानी सुननी पड़ेगी। तो वो परेशान रहने लग गए थे। इसके साथ साथ हमारी बुआ जी ने, जो हमारे दादाजी से हम खर्ची लेने के लिए जाते थे, क्योंकि हमने अपनी 10 रुपये 15 रुपये तो बांध ही रखे थे दादाजी से, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि भैया कम से कम जो दादाजी हैं उनसे तुम 100 रुपये लेकर के आओगे रोज। तो हम ये होते थे कि 100 रुपये क्यों, मतलब वहाँ से भी ला रहा हूँ। तो वो कहते थे नहीं, कुछ भी करो 100 रुपये लेकर के आओ, 100 रुपये लेकर के आने हैं। तो अब फिर हमारी ये ड्यूटी लग जाती थी कि भैया अब दादाजी के पास जाकर के कुछ कहानियाँ बनानी पड़ेंगी। अच्छा, दादाजी भी बेचारे शुरू में तो दे देते थे, कभी चल 100 दे दिया, कभी उनके पास 70 रुपये पड़े हैं 70 दे दिए, क्योंकि वो तो रिटायर्ड आदमी थे, एकदम बुजुर्ग थे, और थोड़ा बहुत ही रखते थे वो अपनी जेब के अंदर, वो भी क्योंकि दुकान तो दादाजी की थी, तो रात को वो करते थे। खैर जितना भी पैसा दादाजी के पास होता था, अच्छा खासा होता था वैसे तो बंडल उनके पास, लेकिन उससे हमें क्या करना है, हमारा तो मतलब नहीं बनता ना उससे। तो पर हमें मजबूर किया जाता था कि दादाजी से पैसे लेकर के आओ। तो अंदर ही अंदर हमें लगता था कि अगर मतलब पैसों का ये है तो भाई आप खुद मांगना चाहिए आपको। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा भी हिसाब किताब था, शायद ऐसा पार्ट था कि इन्होंने हमसे भीख मंगवानी थी, तो वो भीख मंगवाते थे हमसे। तो कभी दादाजी 70 रुपये दे देते, कभी 50 रुपये दे देते, तो वो हम लेकर के आते, तो उसमें से वो 5-10 रुपये हमें पकड़ा देते, या बोलते कि तुम अपना 5-10 रुपये जो रखना है रख लियो और बाकी घर में पैसे ला करके दो, मैं कहाँ से करूँगी, मैं कहाँ से करूँगी, इस प्रकार से। दोस्तों उस समय की बात कर रहे हैं हम, जिस समय केवल 500 रुपये के अंदर बढ़िया शर्ट और बढ़िया जीन्स की पैंट आ जाती थी। हमारे को याद है कभी कपड़े लेने होते थे तो पापा से अपने 500 रुपये लेते थे और महंगी दुकान से लेकर के आते थे कपड़े उतने पैसों के अंदर। उसके अंदर रोज़ 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये दुकान से आ रहे हैं। उसके बाद दादाजी से भी पैसे ऐंठे जा रहे हैं, तो 50 रुपये, 70 रुपये। तो शुरू में दादाजी को नहीं पता था कि दुकान से भी ऐसे ये चल रहा है, पर धीरे धीरे जो बात है वो खुलने लगी। तो दादाजी भी फिर हमें गुस्सा करने लगे कि इतने पैसों की तरह क्या ज़रूरत है। तो फिर हम बोलते थे कि घर पे बुआ जी बोल रही हैं, उनको ये है वो है, तो हमने इस तरह से बात करनी पड़ी। तो जो दादाजी का गुस्सा है और जो चाचों का जो गुस्सा है वो हमें ही देखना पड़ता था, और हमें तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं होती थी दोस्तों। लिटरली हम 2-3 जोड़े थे हमारे पास, और उन्हीं 2-3 जोड़ों में हम सालों साल हमने चलाए हैं। हमारे को याद है कपड़े खरीदते ही नहीं थे, हम कपड़े खरीदते ही नहीं थे। ब्रांडेड कपड़े तो आप छोड़िए, जो बुध बाजार लगता है वहाँ से भी हम कपड़े नहीं खरीदते थे, क्योंकि हमारे को ये होता था कि भाई है ही नहीं, हमें ये दिखाया जाता कि है ही नहीं, है ही नहीं, घर में पूर्ति हो ही नहीं रही है। और आज हमें बहुत ही दुख से बात कहनी पड़ती है, हालांकि हमने कभी खुल करके बात कभी अपनी बुआ जी को नहीं बोली, लेकिन सारे रिश्तेदारों को ये बात दिखती थी कि ऐसा होता है। जो हमारे बुआ जी हैं, वो जो उनके बच्चे हैं उनके लिए वो हमेशा क्या करते थे कि मतलब लेविश चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करते थे। तो पैसे मांग करके हम लाते थे, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो कभी नई ड्रेसेस, कभी कुछ ना कुछ वो जो है खरीदते रहते थे। तो जैसे उनको ये था कि भैया मैं यहाँ पे आई हूँ तो इनको मुझे इस्तेमाल करना है और मेरे बच्चों को तत्ती वानी लगनी चाहिए। खैर, तो दादाजी से भी मांगने पे मजबूर किया जाता था, चाचा से भी मांगने पे मजबूर किया जाता था। अच्छा, 1-1.5 साल तक तो हमारे को ये बात पता ही नहीं थी कि पहले हमें भेजा जाता था दादाजी से पैसे मांगने के लिए। उसके बाद जब हम चले जाया करते थे तो फिर हमारे छोटे भाई को भेजा जाता था कि अब तू जा, तू भी दादाजी से खर्ची लेकर के आ, तेरे दादा नहीं है क्या। तो फिर जो मेरे छोटे भाई को जो 20 रुपये 30 रुपये दादाजी देते थे, वो भी उससे फिर वो मतलब मंगा, मेरे भाई को तो पता ही नहीं था कि लेना होता है दादाजी से, तो ले करके फिर जो है वो अपने पास रख लेते थे। तो उनको ये था कि हर तरफ से पैसा आना चाहिए मेरे पास। अब दोस्तों तो ये सब चीज़ें घर पे चल रही थी, तो रोज़ बातें सुनना और ये से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे। तो हमारा जो एस्केप था ना, एस्केप वो वीडियो गेम पार्लर ही था। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं था कि ये पैसों की आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी तो बाकी चीज़ें नहीं है। जैसे ये ना थोड़ा मतलब ऐसा था कि जैसे निचोड़ने का प्रयास किया जाता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है।
जैसे कि हमारे ऊपर स्कूल जाने का कोई प्रेशर नहीं होता था, स्कूल नहीं जाना कोई बात नहीं, बर्तन आप मांजोगे। और घर में पता नहीं क्या हिसाब किताब था, पहाड़ जितने बर्तन, मतलब वो सिंक होता है ना आपको, पहाड़ होता था उसके अंदर, और वैसा ही पहाड़ मतलब एक नीचे भी होता था। तो 2 या 3 पहाड़ बर्तनों के हम सुबह मांजते थे, 2-2 घंटा लगता था। सुबह बर्तन मांजेंगे, शाम को बर्तन मांजेंगे, उसके बाद खाने के अंदर भी घर के अंदर सपोर्ट करना ही है, क्योंकि वो बोलते थे कि बच्चा छोटा है भाई, उसको देखना है। तो या तो हम किचन में होंगे या फिर वो किचन में होंगे, और वो किचन में होंगी तो फिर हम जो है अपना जो हमारा कज़न ब्रदर है हम उसको संभाल रहे होते थे। अब हमें प्यार बहुत है अपने कज़न ब्रदर से, हमें कोई बच्चे के लिए ऐसा कोई शिकायत नहीं है, हमें बहुत अच्छा लगता था उसको खिलाना। टीवी चला देते थे, वो टीवी देखता रहता था, उसको खिलाते पिलाते हम रहते थे। मतलब उसका ये था, हमारे कज़न का, बुआ के बेटे का, कि वो हमारे हाथ के अलावा किसी और से खाना ही नहीं खाता था। छोटा सा था तब से ही उसकी आदत थी। अच्छा, हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी का घर के अंदर ये हिसाब किताब था कि उन रोज़ पीते थे, और रोज़ पीते थे तो वो रोज़ कलेश करते थे। रोज़ कलेश करने का मतलब ये था कि वो पी करके जैसे ही एक वो हो जाता था, उनको सुरूर रह जाता था, जैसे वो टुन हो जाते थे, तो उसके बाद वो गाली गलौज करते थे, ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देते ही रहते थे, देते ही रहते थे। मतलब उनका ये था कि गालियाँ उनकी ख़त्म नहीं होती थी। और गालियाँ देने में फिर वो हमें ये बोला करते थे कि जो भाई मैं जब मरूंगा तो मेरी जो अर्थी है वो तू नहीं जलाएगा, वो ये मेरा बेटा जलाएगा, यानी जो बुआ जी का बेटा है वो जलाएगा। खैर हमारे को उस चीज़ का कोई दुख नहीं होता था, लेकिन वो डिस्टर्ब करने का बहुत प्रयास करते थे। इसके साथ साथ एक और बड़ी मुसीबत थी, हमारे पिताजी को जो हमारा ख़ानदानी घर था उसके अंदर उनको कुछ मेंटल ब्लॉक था। वो ऐसा मानते थे कि जितने भी उनके भाई हैं उनको जो हिस्सा है वो कम मिलना चाहिए, और हमारे पिताजी को अकेले को वो जो ख़ानदानी घर है वो आधा मिलना चाहिए, क्योंकि उनके दादाजी ने ऐसा कुछ कहा था। अब भाई जी, उनके दादाजी तो पाकिस्तान से इंडिया ही नहीं आए थे, वो तो वहीं रह गए थे। तो पता नहीं कब क्या किसने कौन सा कमिटमेंट किया, वो ये कहते थे कि भैया जो है मेरा इसके अंदर जो है हिस्सा मेरा बनता है, आधा मेरा है, बाकी आधा तुम सबका है। जिसको लेकर के हमारे पिताजी हर दूसरे या तीसरे दिन उनका रूटीन था, वो पूरी तरह से शराब पी करके धुत होकर के हमारी दुकान पे चले जाते थे, जो ख़ानदानी दुकान थी। वहाँ बैठ करके वो घंटों गालियाँ देते रहते थे। मतलब बैठे हैं, हमारे चाचा काम कर रहे हैं, उनकी दुकानदारी ख़राब करते थे, और वहाँ पे वो कहते थे कि भैया ये मेरा हिस्सा खा गए, ये लालची हैं, इन्होंने ये है, इनके पास पहनने के लिए कच्छे नहीं होते थे, मैं ख़रीद के देता था। तो हो सकता है कि हमारे पिताजी ने अपने छोटे भाइयों को संभाला हो जब वो छोटे हों, लेकिन ये सब कहना ठीक नहीं है, ये तो कर्तव्य होता है। आप सुना थोड़ी सकते हो किसी व्यक्ति को पूरा जीवन पर। तो उसी ही दुकान से हमारे घर में पैसा आ रहा है, उसी दुकान से हम रोटी खा रहे हैं, उसी दुकान पर जाकर के हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई कहानी बनानी पड़ती है, और उसी दुकान के ऊपर जाकर के अच्छा भाई कमाने तो दो उन लोगों को। हमारे पिताजी उनको कमाने नहीं देते थे। वहाँ खड़े होकर के जो बातें, जो गाली गलौच हमारे पिताजी करते थे, तो मतलब कि बहरे के भी कान से खून निकल आए, इतना ज़्यादा। और उसके अंदर हमारे चाचों की पेशेंस है, कभी भी उन्होंने हमारे पिताजी पे हाथ नहीं उठाया, इतनी पेशेंस उनके अंदर। आप सोचिए, आपकी दुकान है, आपका भाई ही क्यों ना हो, वो आपकी दुकान के सामने बैठ करके आपको 2 घंटा 3 घंटा गालियाँ दे, तो आप बर्दाश्त कर लोगे? आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, आप 2-3 तो लगा ही दोगे। हमारे चाचा ने कभी हमारे पिताजी पे हाथ नहीं उठाया। बेचारे अपने दुकान के लड़कों को उनके साथ बिठा करके रखते थे। एक लड़के की तो ड्यूटी लगी हुई थी, वो बेचारा हमारे पिताजी को ही संभालता रहता था, समझाता रहता था। समझा करके थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद वो समझ जाते थे, उनको रिक्शे के अंदर बिठाते थे, रिक्शे के अंदर बिठा करके फिर जो है दुकान का लड़का घर छोड़ करके आता था। दुकान पे लड़का छुट्टी पे है तो चाचा छोड़ करके आ रहे हैं, बाय चांस उसी समय हम दुकान पे पहुंच गए तो हमें खर्चा भी दे रहे हैं, रिक्शे वाले का किराया भी दे रहे हैं, उनको बिठा करके कह रहे हैं कि भैया इनको ले जाओ। तो ये तो वो चीज़ झेलना वो बहुत मुश्किल था हमारे लिए। तो हमारा हमेशा से ऐसा रहा है कि भैया इंसान मेहनत करके कमाए खाए तो ठीक है, मांग करके नहीं खाना चाहिए। इसी वजह से जब हमारी 12वीं हो गई थी तो 12वीं कक्षा पास करने का तो टाइम भी नहीं आया था। मतलब 12वीं कक्षा का आखिरी पेपर दिया था हमने, बोर्ड एग्जाम, मेरे को याद है, बोर्ड एग्जाम आखिरी दिया था, और उसके अगले दिन हमने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट कर दिए थे। उसके अगले दिन इंटरव्यू देने स्टार्ट कर दिए थे, और 1 हफ्ते के अंदर हमारी नौकरी लग गई थी। और उस समय हम 18 साल के भी नहीं थे, क्योंकि हमारे को था कि भैया
ले करके नहीं खाना, कुछ भी हो, किसी का एहसान नहीं लेना। उन्होंने बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें एहसान नहीं लेना। लेकिन हमारी बुआ जी ने समय समय पर, चाहे फिर हमने कमाना शुरू किया, चाहे हमसे खींचने का प्रयास किया हो या पूरे खानदान से, हर किसी से लेने का प्रयास किया और फंसे हम हुए थे क्योंकि आगे हमें खड़ा किया जाता था। तो बहरहाल वापस जाते हैं तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि शुरू के 6 महीना 7 महीना तो केवल हमारी बुआ जी थी। उसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे फूफा जी हैं उनसे उनका पैचअप हो जाता है और हमारे फूफा जी हमारे ये नए वाला जो फ्लोर था 2 कमरों का, इसके अंदर आकर के दोबारा से साथ में रहने लग जाते हैं। अब कहानी वही होती है, उनको भी कमाना पसंद नहीं है। अच्छा, हमारे फूफा जी का भी मतलब ये क्या बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं ना, अल्लाह बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ऐसे बोलते हैं ना, एक वो होता है। तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ भी है। क्षमा चाहेंगे हम अपशब्द को यूज़ करने के लिए, बट उदाहरण ऐसा आ गया। तो हमारे जो फूफा जी थे उनके साथ क्या है कि उनकी एक बहन है जो कि कनाडा में रहती हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। उनकी और उनकी बहन के अंदर लगभग आई थिंक 20-22 साल का फ़र्क है। उनकी सबसे बड़ी बहन है और वो अपने परिवार के सबसे छोटे जो है बेटे हैं। तो उनके साथ क्या था कि वो आ गए रहने के लिए, तो वो घर पे रहने के लिए इस गारंटी पे आए कि जेड़ी मेरी भैन है कनेडा, वो साडा खर्चा उठाएगी, मतलब वहाँ से खर्चा आएगा हमारे पास। तो मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कनाडा से डॉलर आएंगे। तो और उनकी जो सिस्टर थे वो कनाडा के अंदर उनके ग्रोसरी स्टोर्स चलते हैं, उनके ट्राले चलते हैं, तो ठीक है, अच्छा खासा पैसा उनके पास है। लेकिन रिश्तेदारों के पास पैसा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नाकारा बन जाएं और उनके टुकड़ों पे हम पलते रहें। तो मतलब इनकी जोड़ी ही ऐसी थी, आपस में दोनों की नहीं बनती थी, लेकिन दोनों को ये था कि हमें हमारे रिश्तेदार पाल दें। खैर, वो फूफा जी भी अलग ही कैरेक्टर है, उनके भी थोड़े और किस्से बताएंगे। जैसे कि उनके एक बड़े भाई थे जिनका बहुत नाम था साउथ दिल्ली के अंदर, वो सिंगर थे काफ़ी, वो जगराते वगैरह किया करते थे। तो फूफा जी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इनको अपने साथ लगाना चाहिए था और इनको ड्रम्स बजाना सिखवाना चाहिए था। कुछ ऐसा वो नहीं किया था, जिसकी वजह से वो नाराज़ थे उनसे कि उसने मुझे सिखाया नहीं। अगर उसने मुझे ड्रम बजाने सिखा दिए होते तो मैं भी कुछ बना हुआ होता उसकी तरह, भाई मैं भी बहुत बड़ा कोई गायक या वाद्य यंत्र में बजाता होता, मेरा नाम होता। अब इनसे कोई पूछे कि भाई दूसरा जो व्यक्ति है, अगर उसको ये चीज़ नज़र आएगी कि भैया आपने शेरा वाली माता के जगरातों के अंदर भी शराब पी करके काम करना है, दारू पी करके टुन रहना है, तो वो आपको अपनी पार्टी में शामिल क्यों करेगा, कितने ही आपके क्लोज क्यों ना हो। अच्छा, फिर उनकी ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ये हम लोगों पे निकलती थी घर के अंदर। तो हमारे फूफा जी आगे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती थी, जब तक वो घर पे रहते थे तो वेस्टर्न यूनियन से जो उनकी सिस्टर हैं कनाडा से, वो हर महीने आई थिंक 100 या $150 भेजा करती थी। तो उसके अंदर से वो अपनी शराब का खर्चा अलग निकाल लेते थे और 6,000 रुपये जो है घर के अंदर दिया करते थे। कभी कभी उनको जोश आ जाता था कि नहीं मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो वो ऑटो ड्राइवरी करते थे, ऑटो चलाते थे किराए पे। लेकिन उसके अंदर भी उनका ये था कि जैसे ही दिन के ऑटो का किराया आपने निकाल लिया और 200 रुपये आ गए और उसके ऊपर थोड़ा और कैश आ गया, वैसे ही ऑटो चलाना बंद, क्योंकि दारू का खर्चा हो गया। और घर में जो उनकी वाइफ हैं यानी हमारी बुआ जी तब घुसने देंगी जब वो 200 रुपये हाथ में पकड़ाएंगे, ठीक है। तो वो उतना ही कमाते थे, फिर चाहे वो काम 3 घंटे में हो जाए, चाहे पूरा दिन लग जाए, चाहे कैसे भी करना पड़े, उनको ये होता था कि भाई 200 रुपये इज़ इनफ। तो ये सारी कहानी चल रही थी। अब ऐसे में जब वो साथ में रहने के लिए आ गए तो आइडियली क्या होना चाहिए, एक कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि भैया अब मेरा जो पति है वो साथ में रहने के लिए आ गया है तो मैं दुकान से खर्चा लेना बंद करता हूँ या करती हूँ, या भैया अगर मैं 400 रुपये ले रहा हूँ दिन के या 300 रुपये ले रहा हूँ, अब 200 रुपये मेरे पति कमा करके देते तो मैं 100 लूँगा या मैं 100 लूँगी, है ना। तो ऐसा हमारे घर के अंदर बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमारी बुआ जी, अच्छा फिर बीच में ऐसा भी हुआ कि हमारे पिताजी का अच्छा काम चलने लग गया, वो भी ज़्यादा पैसा देने लग गए। लेकिन हमारी बुआ जी को ये होता था कि भैया ये लोग जो पैसा कमा करके ला रहे हैं ये हिसाब अलग है, जो तुम्हें दादाजी से लेकर के आना है और जो तुम्हें दुकान से खर्चा लेकर के आना है वो हिसाब अलग है, वो चलता रहेगा। दोस्तों, हमारे पिताजी और हमारी बुआ जी की हरकतों से हमारे चाचा, हमारे दादा इतने ज़्यादा इरिटेट हो गए थे
कि जब भी हम दुकान पे जाते थे तो हमारे जो बड़े वाले चाचा जी हैं वो गुस्से में पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते थे कि अगर भैया मैंने प्यार से बात करी तो आज ये फंसा देंगे, दोबारा से कोई नई डिमांड सामने रख देंगे। तो वो पहले ही गुस्से से बात किया करते थे। और जो सबसे बड़ी जीवन के अंदर पनिशमेंट मिली, तो सबसे बड़ी पनिशमेंट मिली, आज भी कभी कभी दिल में दर्द होता है वो सोचता हूँ तो, हमें दुकान पे खड़ा किया जाता था। अब आप सोचें कि दुकान पे खड़ा किया जाता था तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात है ना, चल तो कुछ काम कर ले, है ना, अपना जो लेकर के जा रहा है उसकी कुछ मेहनताना तो करो दुकान पे। वैसे खड़ा नहीं किया जाता था। तो दुकान के ऊपर क्या होता था कि जैसे फ्रूट के टोकरे वगैरह लगते हैं और ये सब होता है, तो हम दुकान पे जाते थे तो हमारे चाचा बोलते थे कि वहाँ साइड पे खड़े हो जाओ, साइड पे खड़े हो जाओ। तो फिर हमारे को होता था कि भैया हम कुछ मदद कराएं, तो चाचा बोलते थे मदद नहीं करानी, बस वहीं खड़े रहो, ये टोकरे बन रहे हैं उसके बाद बात करेंगे। अब देखिए, अगर 200 रुपये देने ही हैं तो उसके अंदर वो तो 2 घंटे बाद भी देने हैं और अभी भी देने हैं। कोई व्यक्ति आया तो व्यक्ति उसको पकड़ाए और भगाए कि चल जाए यहाँ से। लेकिन हमारे चाचा जी, अभी उनको भी होता था कि उनको अंदर से होता था कि भैया कुछ तो तुम भी मेहनत करो, कुछ तो तुम्हें भी शर्म आए। शायद वो इस बात को जानते ही नहीं थे कि बेशर्म हम तो है ही नहीं, हमें तो मजबूर किया जा रहा है। और बहुत हमारा मन कचोटता था, तो हमारे को बोलते थे कि खड़े रहो। अब 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, चाचा बोलते थे कि तुम खड़े रहो। और हमें काम करना अलाउड नहीं होता था दुकान पे, तो उसमें होता था कि देखते रहो। तो हमें वो जो 2 घंटा होता था ना, इट इज़ लाइक वो पनिशमेंट है, जैसे एक पब्लिक शेमिंग है आपकी, वो होता था। और हमारी अंतरात्मा में इतना कचोटती थी, इतना कचोटती थी, हम अपने हाथों की तरफ देखते थे और खड़े खड़े हम ऐसा सोचते थे कि ये हाथ इतने बेकार हैं कि ये दिन का 100-200 रुपया भी नहीं कमा सकते, इतने बेकार हैं ये हाथ। मैं इतना बेकार इंसान हूँ कि अपने लालच के चलते, सिर्फ इस वजह से कि मुझे स्कूल जाना है, तब हम ऐसा सोचते हैं कि स्कूल जाना हमारा लालच है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि नहीं 12वीं तो पास करनी ही होती है, उतनी तो मिनिमम चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर रहे थे। तो हमारे को था कि अपने लालच की वजह से कि 2 साल और पढ़ाई कर लूँगा, मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ कि मुझे हाथ फैलाना पड़ रहा है, धिक्कार है मेरे ऊपर। तो वो जो अंतर मन की जो तड़प है, जो खुद को कोसना है, वो घंटों घंटों हम करते रहते थे। और उसके बाद जैसे काम ख़त्म हो गया, या 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब चाचा को लगा कि वो फ्री हो गए, फिर वो अपने पास बुलाते थे, वो पैसे निकालते थे, 200 रुपये पकड़ाते थे और कहते थे जाओ। चाचा देख लेते थे, हमारे बड़े वाले चाचा जी, वो बेचारे थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और ना पूरे ख़ानदान का प्रेशर है जैसे उन्हीं के ऊपर है। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी कुछ बहुत चैलेंजेस थे, डिस्टर्ब था उन्हीं का, मतलब अपना रिलेशन कुछ डिस्टर्ब था, तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। ऐसा करने के बाद ना उनकी आंखों में पड़ता था, उनको ना बड़ा दुख होता था कि उनको ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वो ना एक डिसिप्लिन करवाना चाहते थे, डिसिप्लिन रहेगा तो मैं घबरा करके उतनी बातें नहीं करूँगा और उनको लूटा नहीं जाएगा। लेकिन लूटने वाले तो हम थे ही नहीं, पर वो भी हमारा हिसाब किताब था कुछ ना कुछ, तो हमें वो खड़ा रहना पड़ता था। काम नहीं करवाते थे और खड़ा रखते थे, बहुत बहुत आत्मा रोती थी दोस्तों। उसके बाद जब वो 200 रुपये हमारे हाथ में थमा देते थे ना, तो हम सामने तो नहीं करते थे, पर वहीं है दुकान के पास एक पार्क था, उधर चले जाते थे और अपने हाथ में ना वो नोटों को देखते थे, और नोटों को देख करके ना आंसू बहते थे, मतलब बुरी तरह से हम रोते थे कि इतने से पैसे के लिए मुझे इतना जलील होना पड़ता है, इतना बेइज्जत होना पड़ता है। और अंदर से ना एक आग थी। अच्छा दोस्तों, कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे साथ ये नहीं था, ये परमात्मा का आशीर्वाद है हमें अंदर से आग थी कि जिस दिन लायक हो जाऊंगा ना, इतना पैसा कमाऊंगा कि मतलब वो कर दूंगा, मतलब ऐसी चीज़ें आती थी कि ऐसे मुट्ठी बना लेते थे कि ऐसे टाइम में रहने नहीं दूंगा, जिस दिन लायक हो गया बस 12वीं हो जाए, उसके बाद मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के आगे। ऐसे आत्मा, ऐसे अंदर से आग उगलती थी, मतलब आग निकलती थी जैसे। तो रोज अपने आप को मोटिवेट करते थे कि ये टाइम अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से इसको ना पूरा खत्म कर दूंगा, इस टाइम को टाइम बदल करके रख दूंगा। खैर आज तो जो जीवन है, जो परमात्मा का आशीर्वाद है, उससे अब हमारे वो वाले सारे सपने नहीं रहे, क्योंकि सेवा के फील्ड में आ गए और बाबा साथ है और
हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन तब हमें होता था कि मैं बहुत बड़े बंगले में रहूँगा। हमारे वहाँ पे एक पॉश एरिया था, जैसे होता है ना एक थोड़ा मिडिल क्लास एरिया, एक सामने ही पॉश एरिया रोड पर, तो हम उधर घूमते थे, उधर के बड़े बड़े बंगलों को हम देखते थे कि ऐसा बंगला मेरा होगा, इनफैक्ट सबसे बड़े वाला मेरा होगा। फिर जब हम घूमते थे तो इसी प्रकार से जो हमारे स्कूल के नोटबुक्स होते थे, हमारे स्कूल के नोटबुक्स के अंदर जो बुक्स होती हैं, जिसमें खाली एरिया होता है जहाँ पे वो जिल्द चढ़ी होती है, तो वो ब्राउन ब्राउन सा एरिया होता है, या फिर बुक्स के अंदर आखिरी के खाली स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता था, तो उसके अंदर हम लिखा करते थे कि हितेश इज़ ग्रेट, हितेश इज़ गोइंग टू डू ग्रेट थिंग्स। और अपने अंदर संकल्प रखते थे कि जब मैं कमाऊँगा और जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो अंबानी को पीछे छोड़ूंगा, टाटा इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ूंगा। दोस्तों 9वीं 10वीं कक्षा के अंदर हमारे ये संकल्प थे। और ये बात हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि जो हमने झेला बहुत बच्चे झेलते हैं। इनफैक्ट हम जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, हर दूसरे बच्चे की यही कहानी थी, पिता शराब पीते हैं, मम्मी को मारते हैं, परेशान करते हैं, कमाई नहीं है, बच्चे इसी चीज़ से दुखी थे। लेकिन वो दुखी रहते थे और हमारे अंदर आग जलती थी। हमारा ये जो आग है ना, जैसे हमारे को ना ट्रेन को चलाने के लिए क्या है, उसके अंदर जैसे कोयले वाली ट्रेन होती है ना, गर्म कोयले फेंके जाते हैं अंदर, कोयले जलते जाते हैं, तो तपता कितना होगा वो इंजन, और उससे ट्रेन खींचती है। तो वो आग हमारे अंदर जलती थी और वो आग हमारे को जैसे आगे ले जाने के लिए, जीवन में ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती थी। इसी प्रकार से दोस्तों हमारी जो मटर्नल फैमिली है, यानी हमारी माता जी के साइड का जो परिवार है, उसके अंदर हमारे एक रिश्तेदार थे जिनको रेसिस्ट कमेंट्स पास करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। और एक ऐसा कमेंट है जो कि वो अक्सर पास किया करते थे जब भी हम उनसे मिलने जाया करते थे। थोड़ा क्लोज रिलेशन है तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन और वो जो रेसिस्ट कमेंट है, कोई भी व्यक्ति सुनेगा ना तो वो बेचारा अंदर से वो हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा या मायूस हो जाएगा। हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। उनके कमेंट्स ने हमारे जीवन के अंदर, हम कहते हैं सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट किया है ना, उनके कमेंट्स ने किया है। इसी प्रकार से एक कमेंट वो हमारे को मारा करते थे बात बात पे। वो कहते थे अरे ये क्या है, ये तो मुल्तानी है, ये झांगी मुल्तानी हैं ये लोग, ये तो वो हैं, मतलब ये लोग जब कहीं पे लंगर होता है ना तो उसकी लाइनों में लगना आता है बस इन लोगों को, थैले में भर करके, डोलुओं के अंदर भर करके ये लोग लंगर लेकर के जाना, इनको यही आता है। और मतलब वो जैसे एक उठाईगिरी टाइप होते हैं। तो इस प्रकार से वो कहते थे जहाँ लंगर देखा नहीं वहाँ टूट करके पड़ जाएंगे, खाने के लिए भूखे होते हैं ये लोग, भूखमरी है, भूखमरी में वो, मतलब इस प्रकार के कमेंट होते हैं कि तुम लोग जो है, तुम लोग भूखे नंगे लोग होते हो। वो इस प्रकार से कमेंट पास करते थे, जबकि बहुत क्लोज रिश्तेदारी है उनसे। बट द थिंग इज़ वो कमेंट पास करते थे बिकॉज ही वॉजंट अ मुल्तानी, और वो इस प्रकार से बोलते थे। तो हमारे को ना जब हम उनके कमेंट सुनते थे तो अंदर ही अंदर हमारे को आग लगती थी कि मैं अपने जीवन के अंदर कभी सड़क पे खड़ा होकर के लंगर नहीं खाऊंगा। मैं जब बनूंगा, जो भी जब मैं अगर मैं करूंगा लंगर खाऊंगा तो वहां का खाऊंगा जहां पर सेवा मैंने करवाई हो। बहुत ही इसमें हम क्षमा भी चाहेंगे, बहुत ज़्यादा मैंपन आपको इस बात के अंदर झलक रहा होगा। इस मैंपन को हालांकि हम बहुत पहले डिस्ट्रॉय कर चुके हैं अपने आध्यात्मिक पथ पर आने के बाद, लेकिन द थिंग इज उस समय का जो हितेश था वो तो ऐसा ही था, वो तो ऐसे ही सोचता था। तो और हमें ये भी पता है कि जब लंगर किया जाता है तो वो क्या है कि वो प्रसाद है ना, उसके भाव से किया जा रहा है। तो गरीब हो अमीर हो, भूख सबको एक जैसी लगती है, तो वो उनके लिए। लेकिन हमने ये सोच डेवलप कर ली थी कि भैया देखो, ये जो लंगर जगह जगह पर जो लोग सेवा करते हैं, जो सेवा की जाती है, ये उन लोगों के लिए की जाती है जिनके पास समर्थ नहीं है। मेरे जीवन में मेरे पास समर्थ है, तो मैं क्यों लाइन में लग करके खड़ा हूं। तो ये जो सारे इंसिडेंसेस है ना दोस्तों, इन्होंने हमें इतना पक्का कर दिया था कि हाथ तो फैलाने ही नहीं है। अरे लंगर खाएंगे, वो आलू पूड़ी खाएंगे, स्वाद बहुत लगते थे, खाएंगे उस दिन जिस दिन हम लंगर करवाएंगे, मिल करके करवाएंगे, जैसे सहयोग में सब करते हैं लोग, पैसे डाल कर कराते हैं। तो जिस दिन हमारा पैसा डला होगा और हम सेवा कर रहे होंगे तो हम खाएंगे। हम तो भूखों का पेट भरने वाले हैं, हम खाने वाले नहीं हैं, ऐसे होता था। लेकिन दोस्तों लोग क्या करते हैं, मतलब अपनी कमज़ोरियों के चलते, अपने शायद वो किसी चीज़ से परेशान रहते थे, वो भी थोड़े कामयाब नहीं है अपने जीवन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे और अपने फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसी पता नहीं सबको ही बातें सुनाते थे। तो हमें जो ये बातें वो सुनाते थे जब हम उनसे मिलते थे या उनके घर जाते थे रहने के लिए, तो हमें चुभती भी थी
और हमें मोटिवेट भी करते थे। तो हमें था कि यही जो हम है ना, हमें ही देखोगे तुम, लोग हमारे सामने ही दिखेंगे तुम्हारे को झुकते हुए। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों आगे चल करके हम अपनी कहानियों में शेयर भी करेंगे कि जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जब कंपनी स्टार्ट करी, अच्छा खासा हमारे दिल्ली के अंदर कंपनी के ऑपरेशंस थे, लगभग 135 लोग ऑफिस के अंदर काम भी किया करते थे। तो हमें ना भूख थी इस चीज़ की अंदर से कि मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो वो लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे उस पर ध्यान कम था, इसी वजह से लॉसेस भी हुए हमारे को, ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पर हमें ये था कि अरे भाई मैं हूँ 100 लोगों को तनख्वाह देने के लायक हो गया हूँ, ये चीज़ थी। तो इसने हमारी ईगो बना दी और हमारी रीजनिंग है उसको बहुत ज़्यादा ब्लाइंड कर दिया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बचपन के अंदर इन सब बातों को सुन करके मायूस होने की जगह, नशेड़ी बन जाने की जगह, ये जो मोटिवेशन था, ये जो आग हमारे अंदर जलती थी, ये बेहतर थी। कम से कम इस आग ने हमारे को इस चीज़ के लिए तो मोटिवेट किया कि भैया जा करके कुछ तरक्की करनी है अपने जीवन के अंदर, कुछ काम धंधा ऐसा करना है, कुछ ऐसा अपने आप को बनाना है कि बड़े बड़े बंगलों में रहो, महलों में रहो, उस लायक बनाना है। सो द थिंग इज़, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो आत्मा थी ना, वो इस जन्म के अंदर जो है, ये जो आत्मा है, ये इसने थोड़े गरीब और परेशानी वाले घरों में जन्म ले लिया था और ऐसी आत्माओं के बीच में जन्म ले लिया था जिनके हिसाब किताब थे, उन्होंने बातें सुनानी थी हमें। लेकिन इनकी बातों ने हमें ऐसा लगता है हमारे अंदर का ना राजा जगा दिया था। तो हमारे कैसी भी हालत होती हो, हम बुद्धि से हमेशा राजा थे। और हमारे जब से हमने काम शुरू करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि हमारे संकल्प ऐसे थे कि हम देने वाले हैं, हम करने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली इस पावर का बड़ा इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर। लोग हमारी बात मानते थे। इवन जब हम ये सेवा और ये मेडिटेशन और ये आध्यात्मिक काम में नहीं थे, तब भी आई ऑलवेज हैड होल्ड ओवर पीपल। तो ये कैसे हुआ? जो संकल्प थे। इसीलिए उन सभी प्यारे भाइयों और बहनों को हम ये निवेदन करते हैं, जो हमारे प्यारे भाई, हमारी प्यारी बहनें ऐसी परेशानियां अपने जीवन के अंदर देखते हैं, जो दुनिया की बातें सुनती हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर तो ऐसा ही है, लोग आपको हमेशा मिलेंगे, दे वॉन्ट टू पुट यू डाउन, आपको गिराना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं उठ पा रहे तो वो चाहते हैं कि आप भी ना उठो। तो उन सभी भाई बहनों से हमारा हाथ जोड़ करके हमारे निवेदन है, विनती है कि ये जो कटाक्ष आप तक आ रहे हैं, ये जो परेशानियां आ रही हैं, खुद को गिरने मत दो। इन्हीं कटाक्ष, इन्हीं परेशानियों को अपना हथियार बनाओ और अपने जीवन के साथ कुछ आपको ऐसा करना है, मतलब यूं कुछ बड़ा करो अपने जीवन के साथ। रोने से, चादर के अंदर मुंह छुपा लेने से कुछ नहीं होगा। आप कर सकते हो, आप में वो शक्ति है। संकल्प जगाओ। दोस्तों, आप आगे जाकर के और बताएंगे कितने, हम ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कोई हमारे पास बड़ी डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो संकल्प था, हमारे को पता था कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो आत्मा को पता थी ना अंदर से कि कुछ बहुत, मैं तो बहुत महान हूँ कोई। इस संकल्प की पावर इतनी थी कि जिस समय हमारी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी, एंड ये कोई हम बिल्कुल भी अभिमान, वैसे तो अभिमान वाली बात ही है ये, लेकिन ये हम संकल्पों की पावर क्या होती है वो बताने के लिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 20 वर्ष की आयु में हमारी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी और हम MBAs को ट्रेन करते थे। बाय द टाइम आई वॉज 20, आई वॉज ऑलरेडी अ सीनियर ट्रेनर इन अ कॉर्पोरेट। तब ग्रेजुएट नहीं थे हम, और हालांकि वो IIM वाले MBAs नहीं थे, बट अच्छे खासे इंस्टीट्यूट्स के MBAs जो थे वो हमारे ट्रेनिंग्स होते थे। और जो बिज़नेस सेंस था और जो बिज़नेस को हम समझते थे, जिस मल्टीनेशनल कंपनी के लिए हम जाते थे, उसकी हमारे को रगे पता थी कि कैसे ये लोग धंधा करते हैं, US के अंदर कैसे इनकी लीगल टीम बैठती है, कैसे ये डेट, कैसे पेपर को परचेज करते हैं। तो हमारे को गहराई थी कि हमारे को सब कुछ समझ आना चाहिए। जैसे एक मालिक होता है, मालिक को क्या है, सब कुछ वो करता ना हो, लेकिन धंधे का एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे काम करते हैं। तो एक बहुत छोटी पोजीशन के अंदर भी हमारी वो सोच थी, जिसकी वजह से हमारे को बहुत तेज़ी से प्रमोशंस हुए थे। उसने बहुत हमारे को हेल्प किया था। तो ये है संकल्पों की शक्ति। आपके जो संकल्प हैं वो आपके जीवन को डिफाइन कर सकते हैं, आपको ले जा सकते हैं। इसी प्रकार के कुछ नेगेटिव संकल्प भी थे, उन जिन नेगेटिव संकल्पों ने फिर हमारे को आगे चल के जेल पहुंचा दिया, झगड़े वगैरह हम करने लग गए, और इस दिशा में भी हमारे को लेकर के गया, क्योंकि बहुत सारे द्वंद्व थे जीवन के अंदर, बहुत सारे युद्ध थे, आत्माएं आकर के टकरा रही थी, और हम टकरा करके गिरने वाले व्यक्ति नहीं थे संकल्प शक्ति की वजह से।
टकरा करके मतलब मुंह तोड़ जवाब देने वाले थे। तो वो जो है क्या है, वो भी नुकसान कर देता है। तो व्यक्ति को क्या है, जीवन के अंदर बैलेंस पता होना चाहिए, बैलेंस कैसे अचीव करना है। और अपने लाइफ स्टोरीज के अंदर आगे जा करके सभी भाई बहनों से हम ये भी शेयर करेंगे कि फिर बैलेंस कैसे अचीव किया, कैसे चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर ठीक किया, आज जो सेवा कर पा रहे हैं कैसे कर पा रहे हैं, उस तरफ भी आप सभी लोगों को लेकर के जाएंगे। दोस्तों, अपने इन सभी संकल्पों के चलते कि हमें कुछ करना है, हमें दूसरों से मांगना नहीं है करके एक प्रपोज़ल जो है परिवार के अंदर हमने रखा और हमने अपने चाचा को, अपने दादाजी को कन्विंस किया। और ये समय वो था जब अभी हमारे 10वीं के पेपर हुए नहीं थे, 10वीं के पेपर आने वाले थे, आई थिंक 6 महीने रहते थे। उस समय हमने परिवार में कन्विंस किया कि जो हमारे पिताजी हैं, अगर उनको भी एक अलग से फ्रूट की दुकान खोल करके दे दी जाए तो जितना समय वो काम करेंगे वो करेंगे, और बाकी के समय में स्कूल से आने के बाद जो है हम दुकान के ऊपर बैठ जाया करेंगे और हम दुकान को चला लिया करेंगे। तो ये 10वीं कक्षा के आसपास की बात है। तो ये प्रपोज़ल हमारे जो दादाजी हैं उन्होंने मान लिया था। जो एक तो हमारी ख़ानदान की जो मेन दुकान थी, मेन बिल्कुल सबसे बड़ी दुकान थी, उसके अलावा हमारे एक ना पट्टा मिलता है, एक पता नहीं वो क्या बोलते हैं, पट्टे की दुकानें होती हैं, वो आप सड़क पे लगा सकते हो, पर उसके भी प्रॉपर कागज़ होते हैं, सरकार से मिलते हैं। तो ऐसे 4 दुकानों के कागज़ थे हमारे पास कि 4 दुकानें हम लगा सकते थे। तय बाजारी की दुकानें बोलते हैं उनको, याद आया। तो ऐसे हमने बोला कि ऐसी दुकान अगर सेटअप करके दे दी जाए तो हमारे जो घर का भरण पोषण है उसी दुकान से हो जाएगा। तो हमारे चाचा, हमारे दादाजी सब इस बात को मान गए और हमारे पिताजी भी उस समय कुछ काम नहीं कर रहे थे। तो और हमारे जो पिताजी थे वो बहुत अच्छे सेल्समैन थे। वो इतने अच्छे सेल्समैन थे कि एक सेक्लूडेड दुकान होने के बावजूद भी वो इतनी सेल कर देते थे, जितनी जो मतलब एग्जैक्ट उतना नंबर तो नहीं, बट जितनी मेन बड़ी दुकान की सेल होती थी उसका 70-80% सेल वो इस छोटी दुकान से कर देते थे। इतने अच्छे वो सेल्समैन थे, इतना अच्छा वो सबको कन्विंस कर पाते थे। और कहीं ना कहीं ये जो कन्विंसिंग के और ये सब कुछ जो ये जो आए हैं स्किल्स, हमें लगता है पिताजी से ही कुछ ट्रांसफ़र हुए हैं हमारे को। तो ऐसे दुकान खोल करके दे दी। लेकिन हमारे पिताजी का जैसे आदत थी, कुछ दिन तो चलाई, फिर उसके बाद उनका वही काम था। तो 10वीं कक्षा के अंदर हमारे उसी दोस्त के साथ मिल कर के, जो कि हमारे चाचा जी की दुकान पे काम किया करता था, साहिल खान नाम था उनका, और बंगाल के रहने वाले थे वो, उनके साथ मिल कर के, वो भी हमारी उम्र का था, मैं भी था, वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं हम दोनों ने वो दुकान जो है उसको चलाना शुरू किया। और लगभग 1 साल तक, 1.5 साल तक हमने उस दुकान को प्रॉपरली चलाया, जिसके अंदर जो मंडी है, मंडी तो चाचू ही करके आते थे और उनके दुकान से फिर यहाँ का सामान आ जाता था। लेकिन अब बात क्या थी, हम वहाँ पे बैठते थे, काम करते थे, लेकिन दुकान हमारे कंट्रोल में नहीं थी, दुकान पिताजी के कंट्रोल में ही थी। तो पिताजी क्या करते थे, बार बार जो गल्ला है उसमें से पैसे निकाल लेते थे, या फिर मतलब जो है पीने वीने में पैसों को इस्तेमाल कर देते थे। और वो क्यों होता था, वो हमारे चाचा को बोलते थे कि भाई तुमने मुझे 1 सेब की पेटी ला करके दी, और वो सुबह दुकान खुली तो 2 घंटे में ही बेच देते थे। तो वो कहते थे कि मुझे 3 पेटियाँ चाहिए, मुझे फ्रूट ज़्यादा चाहिए, ये दुकान ज़्यादा भरी होगी, मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ इससे। लेकिन अब हमारे चाचा का और पिताजी का आपस में कुछ हिसाब किताब था, वो पिताजी को ट्रस्ट नहीं करते थे वो, जिसकी वजह से वो इनफ सामान नहीं ला करके देते थे। अब पिताजी को क्या बहाना ही चाहिए था कि भाई मैं अभी सुधरा हूँ, लेकिन बहाना मिल गया था, कुछ ही समय में मिल गया था उनको कि भैया ये मुझे ठीक से करके नहीं देते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो क्या है, शराब पीने लग जाते थे दुकान के ऊपर। तो हमारी ड्यूटी होती थी स्कूल से आने के बाद खाना लेकर के पिताजी के लिए आना है, और उसके बाद दुकान हमारे को ही देखनी होती थी। तो उस उम्र के अंदर ही फिर जो है दुकानदारी और फल फ्रूट और ये सब हमने सीखना स्टार्ट कर दिया। बीच बीच में कभी कभी हमने जो है साहिल के साथ मिलकर के कुछ मंडी भी करी। दिल्ली के अंदर आज़ादपुर मंडी है, वहाँ से मंडी करना मतलब माल खुद लोड करके लाना, रिक्शे के माध्यम से लाना। तो और ये भी जो दुकान है बार बार सेटअप होती थी, पिताजी इसको बार बार उजाड़ देते थे, बार बार सेटअप होती थी, बार बार उजाड़ देते थे। तो कर करके ऐसा चलता रहा। फिर आई थिंक एक समय ऐसा आ गया था जब हमारे चाचा जो थे उनको समझ में आ गया था कि भैया ये वाली दुकान इनफ कमा करके दे सकती है। और वो जो बड़ी वाली जो मंडी की दुकान थी, उस समय पर हमारे चाचा जी उसका 50,000 रुपये किराया देते थे उस समय पर। आज की रेट में तो 1.5-2 लाख रुपए किराया होगा उस दुकान का। तो वो चाचा जी ने छोड़ दी और उन्होंने जो अपना पूरा सेटअप है इसी दुकान पे कर लिया, और आज भी वहीं पर अपनी दुकान है। और क्योंकि उनको पता था ये तो बार बार पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो और हमारा खर्चा, तो फिर भी चाचा ने कहा कि बच्चे हम तो चला ही रहे हैं, तो चाचा ने खुद ही वो कर लिया। और वहाँ पे
क्योंकि इतना किराया पड़ता था और फिर इतने बड़े परिवार को उनको पालना है, तो चाचा जी ने, दादाजी ने डिसाइड किया कि भैया वो जो दुकान है उसको छोड़ देते हैं और अपनी जो खुद हम ओन करते हैं, भले ही दुकान छोटी है, इसके ऊपर ही अच्छे से काम करेंगे और यहीं से पूरे परिवार का भरण पोषण करेंगे, 50,000 रुपये महीना तो बचेगा। तो कहने का भाव ये है कि इस चीज़ से निकलने के लिए हमने एक प्रयास तो उसी उम्र में कर लिया था कि हम खुद दुकान चलाएंगे, कमाएंगे, मेहनत करेंगे दुकान के ऊपर और अपने हक के पैसे लेंगे। लेकिन हमारे पिताजी जैसे डटे हुए थे इस चीज़ के ऊपर कि भैया मेहनत से ऐसे तुम कैसे कमा लोगे, मैं हूँ ना तुमसे भीख मंगवाने के लिए मजबूर करने के लिए। तो वो फिर वैसा चलता रहा और आगे वो वैसे ही करते रहे। अब दोस्तों हमने अपने पास कई सारे किस्से हैं जो लिख कर के रखे हुए थे, जो कि आज की वीडियो में हमने शेयर करने थे, वो हो नहीं पाया है। जैसे हमारे घनिष्ठ मित्र के बारे में कुछ बातें करनी थी। एक बार हमें 500 रुपये मिले थे सड़क से, तो हमने बहुत जल्दी सेलिब्रेट किया था कि वाह आज तो 500 रुपये पड़े हुए मिल गए हैं। और उस दिन हमारे को बहुत बड़ा झटका लगा था, जिसने तो पूरा ही मजदूर हमारे को बना दिया था उस दिन के बाद। मतलब साल भर तो नहीं कहेंगे, पर आई थिंक 7-8 महीने तो मतलब गधा मजदूरी करी थी। उन 500 रुपये ने गधा मजदूरी करवा दी थी 7-8 महीना। ये आपसे शेयर करने वाले थे। और कुछ हमने और किस्से लिखे हुए थे अपने पास, जैसे कि हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं वो कितने घंटों घंटों खड़े रहते थे हमारे इंतज़ार के अंदर। हम बर्तन मांजते थे और बेचारे वो देखते रहते थे हमारे को। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आज हम शेयर करना चाहते थे, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वाणी को आज यहीं पर हम विराम देते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो अगला वीडियो हम डालेंगे वो भी अपने लाइफ स्टोरी का ही डाल देते हैं, क्योंकि आप लोगों को महीना महीना इंतज़ार करना पड़ता है हमारे वीडियोस का, लाइफ स्टोरी का। तो नेक्स्ट वीडियो भी वो डालेंगे। आशा करते हैं आज के वीडियो के अंदर जो भी जर्नी हमने आप सभी के साथ शेयर करी है, साझा करी है, उससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज के जो हमारा वीडियो है, अगर इससे आप कुछ सीख पाए या अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो प्रश्न भी आप हमसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। अंत में दोस्तों एक और बात आपके सामने अब रखना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय से, हालांकि ये बात हम बार बार बोल रहे हैं तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो के अंदर ऊपर, ये पूरे वीडियो के अंदर नज़र आ रहा होगा सपोर्टर्स का आपको ऊपर टैग नज़र आ रहा होगा। और हमने वीडियो के अंदर कहा है कि भाई हम तो किसी से लेना पसंद नहीं करते हैं, तो हम सपोर्टर्स का ये टैग ऊपर क्यों चल रहा है। दोस्तों ऐसा है कि ना, हमें ये तो गवारा ही नहीं था और आज तक भी नहीं था कि भैया हम किसी से मांगे कि मेरा सहयोग कर दो। अब बात क्या है कि बचपन में तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, इसने मोटिवेट किया, हमें काम करने के प्रति प्रेरित किया, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी लेने के लिए प्रेरित किया। लेकिन बाद में चल करके दोस्तों ये हमारी ना ईगो बन गई थी और इस ईगो ने फिर हमारा बहुत विनाश किया है। फिर जैसे भिक्षुक होते हैं, जब आप साधना के मार्ग पे चलते हैं तो आपने देखा होगा जो भिक्षा होती है उसकी एक पद्धति होती है, उसके अंदर मजबूर किया जाता है कि भैया आप जो भरण पोषण करोगे भिक्षा मांग करके ही करोगे, साधना करोगे, समाज का कल्याण करोगे, लेकिन भिक्षा ही मांगोगे। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो अहम है ना आपका कि पैसा मेरा है, इसको समाप्त करना होता है। तो दोस्तों चाहे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हों या हीलिंग करते हों, जब आप ऐसा कुछ कर पाते हैं तो देखिए, जब आप एनर्जीज यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके चमत्कारी परिणाम होते हैं। ऐसा काम हम कर पाते हैं जो काम जनरली हर कोई नहीं कर सकता है, और हम जो करते हैं वो करते भी किसी प्राप्ति से हैं, प्रभु कृपा से करते हैं। हमने ये ठीक से, ये कोई सीखी हुई चीज़ नहीं है जो चाहे हम PLR करते हो या वो करते हो, ये प्राप्तियां हैं। एक बहुत लंबा चैप्टर चला था हमारी लाइफ के अंदर विजन्स का। कुछ चीज़ें हमारे पास पहले से ही थी, तो वो सब चीज़ें आपस में जुड़ गई, फिर हम समझ गए कि सारा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से करना है, शक्ति को ऐसे चैनलाइज करना है, तो उसका इस्तेमाल करके हम ये अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो पहले क्या है कि हम ठोक बजा करके पैसा मांगते थे कि भाई सेशन कराना है, PLR कराना है, तो मार्केट में लोग 5-6 हज़ार लेते हैं, हमें 4 हज़ार दो, लेकिन पैसा हमारे को चाहिए एडवांस में। तो फीस की तरह हम कर रहे थे काम। तो हमें बहुत समय से ये टचिंग आ रही थी बाबा की, जब भी मेडिटेशन में थे, कि बच्चे आप इस चीज़ को एक बिजनेस की तरह नहीं चला सकते। हालांकि जब हम पैसे लेते थे तब भी हमारा पूरा सेवा भाव होता था कि भाई
चलो ज़्यादा से ज़्यादा करके दे दो, वो कर दो, लेकिन फिर ये होता था कि भैया मेरा मेहनताना भी है, मैं 3 घंटा 4 घंटा लगा रहा हूँ, तो लेना बनता है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पे ये कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, ये एक प्राप्ति है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करके हम करते हैं। तो उसके अंदर दरअसल अनुमति ही नहीं है कि हम पैसा एज अ फीस, मतलब हम चार्ज करें, फिक्स्ड अमाउंट लें कि मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तुम्हें बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तो ये चीज़ करना अलाउड नहीं है हमारे को, उसका बाहर आता है। जिस वजह से हमें जो टचिंग आई वो ये थी कि बच्चे, आपको सेवा के लिए चुना है, आप सेवा का काम करो, आप बोल दो कि सब आपका सहयोग करे। तो जब आप सहयोग मांगोगे, उससे क्या है, तुम्हारा ये जो अभिमान है ना बेटा, जो इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर आ गया है अभिमान, ये टूटेगा। और जब ऐसा करोगे तो कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो बेचारे नहीं कर सकते खर्चा, वो नहीं कर सकते, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। और कितने सारे ऐसे भाई बहन जो करते हैं, शायद और भी कर दे, मतलब इस जो भी है, तो इस प्रकार से बच्चे पूरा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। और दोस्तों, आज आपके सामने हम बात रख रहे हैं, आपका हाथ जोड़ करके आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत हम ग्रेटफुल हैं आप सभी के, जो आपका जो सहयोग हमें मिलता है। और जो सहयोग में भी पैसे की बात नहीं है सिर्फ, जो आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, हम पैसा भले उतना ना कमा रहे हो जितना पहले हम, एक होता नोट छापने की मशीन से लगी हुई थी, छाप रहे थे, लेकिन हमारे पूरे परिवार का ये कहना है कि जब से काम को पूरी तरह से सेवार्थ किया है और सेवा भाव से जो भाई जो बहन जो कर सकते हैं उतना ही आता है, हमारे घर के अंदर इतनी बरकत बढ़ गई है, इतनी बरकत बढ़ गई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो पैसा इंसान के पास कितना है वो मैटर नहीं करता, पैसे की बरकत होनी चाहिए, पैसे से घर में खुशी आनी चाहिए, पैसे के साथ आशीर्वाद आना चाहिए। तो आप लोग भी अपने जीवन के अंदर देखें, देखिए काम धंधा तो इंसान को करना ही है, हमें भी अपना भरण पोषण करना है, आपको भी करना है ना, मनी इज रिक्वायर्ड। लेकिन ऐसा प्रयास करें कि जो पैसा आए उसके साथ बहुत सारी दुआएं आपके पास आए, तो आपके भी जो भंडारे हैं ना घर के, हमेशा भरे रहेंगे। तो इसी वजह से जो है हम ये बात क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो अब जा कर के ये जो अपना अभिमान तोड़ने के लिए इस हम पे आए हैं कि सामने से पैसा नहीं लेंगे, सेवार्थ जो है वो आए, तो उसमें फिर सहयोग आप मांग सकते हो। तो हमारे को यही आदेश आया है कि सहयोग से आए, जो दान से आए, वही ही आपको स्वीकार करना है, क्योंकि फिर वो एक तरीके से मेरी भंडारी का है, मतलब वो उनका है। और हम भी फिर जो खर्चा करते हैं वो निमित्त भाव से करते हैं कि हमें तो बस ट्रस्टी बना रखा है, उसमें जितनी अनुमति है, जो सही चीज़ है उसी पे करते हैं। और बाकी जो है, जैसे जहाँ पे जो संकल्प आता है, जैसे जैसे परमात्मा देते रहते हैं, वैसे वैसे सेवार्थ जो है लगाते रहते हैं सब कुछ। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा होगा। हमसे, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।